वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और ये है पार्ट नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने मेटल्स नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली है। अब हम जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस चैप्टर के उसको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। तो देखिए क्या होता है जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल से। किसका रिएक्शन हो रहा है? जब मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं नॉन मेटल से, तो उस केस में आपका आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और आयनिक कंपाउंड्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और वहीं पर क्या होता है, अगर आपके नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं नॉन मेटल से ही, मतलब नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका फॉर्म होगा कोवैलेंट कंपाउंड्स, यानी उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। और वहीं पर अगर हम सेम चीज़ मेटल्स के लिए सोचें, मेटल्स प्लस मेटल तो आपस में रिएक्शन नहीं शो करते। जैसा ऊपर हम देख रहे हैं नॉन मेटल्स के केस में, सेम इस तरह मेटल्स यहाँ पर रिएक्शन नहीं शो करते, आपस में मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। अब यहाँ जैसे आपको एक नया वर्ड दिख रहा होगा बॉन्ड्स। तो देखिए बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स या फिर आयंस को आपस में जोड़ता है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे द फोर्स विच लिंक्स। क्या लिंक करेगा? एटम्स या आयंस इन अ मॉलिक्यूल। और इसी को हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे बॉन्ड। क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड। और या फिर इसको जनरली हम क्या कहते हैं? सिर्फ बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? एक तो आयनिक बॉन्ड्स होता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल्ड में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आइडिया इतना ले लीजिए कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपका निकल के दूसरे में चला जाता है। और क्या होता है? जो दूसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं किस में? जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी जहाँ पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस केस का बात कर रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने क्लास 9th में पढ़ा था एक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेनली हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं किसी भी एटम में। ये कहाँ पर देखा था? जो आपका चैप्टर नंबर 4 था ना, जहाँ हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें इसको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और उसका इम्पैक्ट केमिकल की रिएक्टिविटी पर कैसे पड़ता है। तो देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था? एक तो नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते। नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन याद करिए क्या होते थे? एंड में क्या प्रेजेंट होता था? 8 प्रेजेंट होता था उनका जो कॉन्फ़िगरेशन आता था, एक्सेप्ट हीलियम। यहाँ हीलियम की बात नहीं कर रहे हैं, हीलियम भी आपका नोबल मेटल है, नोबल गैस है सॉरी, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2, यानी इसके एंड में 2 आता है और ये स्टेबल होता है। बाकी आपके जितने नोबल गैसेस होते हैं उसमें क्या होता है? आपका एंड में जो लास्ट पार्ट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या होते हैं ना, जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। नोबल गैसेस में क्या क्या आते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोबल गैसेस में आपके आते थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और एक आता था रेडॉन। तो देखिए ये सब क्या होते थे? आपके स्टेबल होते थे, नोबल गैसेस होते थे। अब नोबल गैसेस होने की वजह से क्या होता था? ये स्टेबल हैं, और स्टेबल होने से क्या मतलब था? कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एटम्स या फिर जो एलिमेंट्स है जितने ज़्यादा स्टेबल होंगे उनकी जो रिएक्टिविटी है वो उतनी कम होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। और यहाँ 8 से मतलब ये था कि इनका जो वैलेंस शेल है, मतलब आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल है और स्टेबल होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम थी। अब इसके बाद देखिए जो और बचे थे जिसके आउटर मोस्ट शेल में जैसे 1 2 3 हो गए या फिर 5 6 7 हो गए, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता था, जिसका आउटर मोस्ट शेल में या फिर जिसको हम कहते थे वैलेंस शेल में, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 और 5 6 7 है, ये सब थोड़े कम स्टेबल होते थे। कम स्टेबल होने की वजह से क्या होता था? इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका उल्टा, अगर स्टेबल कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस आपस में करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो अब इसको देखिए यहाँ समझते हैं। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है कुछ एग्जांपल नोबल मेटल्स के।
फिर हम मेटल्स के और नॉन मेटल्स में। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि जितनी भी आपके नोबल गैसेज हैं उसका क्या है, देखिए एंड में आपका 8 आ रहा है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये हीलियम का तो हमने डिस्कस ही कर लिया केस। अब मेटल्स के केस में मैंने डिफाइन करने में क्या बताया था, जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 हो। तो देखिए 1 2 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ 1 2 आ रहा है। और ऐसे ही नॉन मेटल्स में क्या था, 5 6 7 पढ़े थे। ये देखिए 5 6 7 इधर है, यहाँ पर भी सेम 5 6 7 है। तो इससे ये पता चल रहा था कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुलफिल्ड नहीं है। इसमें क्या है, आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा कि ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ये डोनेट कर देगा, इसको ये रिलीज कर देगा। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2,8। यानी अब ये ऑक्टेट फुल हो गया, फुलफिल हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया। इसी तरह अगर यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ये सब देखिए ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ बार बार टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, उसके बाद आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,8। अब देखिए नॉन मेटल्स के केस में क्या है, जैसे 2,5 है तो इसमें क्या होगा, आपका 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, 2,5 से जब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो ये हो जाएगा 2,8। अब आउटर मोस्ट शेल में 8 आ गया तो ये भी स्टेबल हो गया। सिमिलरली यहाँ का 2,6 है ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ क्या होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब फ्लोरीन तो यहाँ क्या होगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे फ्लोरीन का केस है सेम क्लोरीन में भी होता है, ठीक। जैसा ऑक्सीजन है वैसा सल्फर के केस में, और जैसा नाइट्रोजन है वैसा फॉस्फोरस के केस में। तो ऐसे भी कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब करने से क्या होगा, ये जो नीचे वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288। 288 होने से क्या होगा, आपका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। तो इतना सब जो हमने देखा, इससे हमने एक चीज आइडिया लगाया। क्या चीज हमने पता किया, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी हमने पता किया एलिमेंट्स का, और उसमें ये देखा कि हमारे जो नोबल गैसेस हैं वो कम रिएक्टिव हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं क्योंकि वो स्टेबल हैं। फिर हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर रहे हैं, एक स्टेबल ऑक्टेट पा रहे हैं। आउटर मोस्ट ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये था कि आउटर मोस्ट शेल में आपके एक इलेक्ट्रॉन्स हो, और जो एलिमेंट्स ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ठीक उसी बेसिस पर जो हमारे मेटल्स हैं क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेंगे। और जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करके, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और जो नॉन मेटल्स हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। तो ये सब करके क्या कर रहे हैं, मेन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन एम है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ले आए। तो अब यहाँ पर हम देखिए 2 कॉमन एग्जाम्पल उठाते हैं। एक हम उठा लेते हैं सोडियम, और दूसरा उठा लेते हैं क्लोरीन। तो समझिए बच्चों हो क्या रहा था, जैसे सोडियम था आपका, सोडियम क्या था, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा 28। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो आपको पता है कि ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा Na+। तो अगर आपको इसको रिएक्शन टाइप में लिखना हो, मतलब अगर आपको इसको दिखाना हो कैसे हुआ, तो आप क्या लिखेंगे, पहले सोडियम था, सोडियम से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो गया, सोडियम आयन बन गया। ठीक इसी तरह हम समझते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 17। अब क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। 287 है, 7 देख के आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे हम तो क्या होगा, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये बन जाएगा 288 और ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखते हैं कि क्लोरीन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो आपको पता है इस पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा Cl-। तो यहाँ लिख लेते हैं Cl-। तो अब देखिए इसके बाद हो क्या रहा है कि अगर सोडियम और क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करना होता है, क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करना होता तो ये ऐसे रिएक्ट करते कि पहले तो ये क्या करते, सोडियम आयन फॉर्म करते और ये क्लोराइड आयन फॉर्म करते, ठीक। और फॉर्मेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, ये सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन हमको निकल रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये चला जाता है क्लोरीन के पास, और क्या होता है, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब सोडियम हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिससे यहाँ सोडियम आयन बन रहा है और यहाँ क्लोराइड आयन बन रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, आपका गिव एंड टेक रिएक्शन हो जाता है, यानी एक दे रहा है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे NaCl का फॉर्मेशन, और ये जो रिप्रेजेंट करना इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। अब इसको आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो आपका कार्बन वाला चैप्टर है, उसमें और अच्छे से दिया है। तो देखिए क्या हो रहा था, सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम बस इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका एक था,
और ठीक इसी तरह जो क्लोरीन है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था, 7 था। अब डिफरेंस अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए क्या कर देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लोरीन का समझिए हम XX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोडियम का डॉट से। तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हो क्या रहा है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, आपको पता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया कि यहाँ हमको मिल गया सोडियम आयन, Na के ऊपर प्लस आ गया जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। और ठीक इसी तरह ये जो क्लोरीन वाला पार्ट था, इसमें क्या होगा, ये जो डॉट था, जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था, वो इसके पास आ जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Cl था ही, इसके इलेक्ट्रॉन्स पहले दिखा दें 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और ये जो ये सोडियम का आया, इसको यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करें। अब एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर क्या होगा, नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका NaCl का फॉर्मेशन। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बना, ये अपोजिटली चार्ज थे, मतलब एक पॉजिटिव आयन बना और दूसरा नेगेटिव आयन बना। अब अपोजिटली चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग ने फिजिक्स में भी इसी वर्ड सुना होगा। क्या करेंगे ये लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद ये एज अ NaCl कंबाइंड NaCl के तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो उसके बाद ये एज अ NaCl फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि NaCl एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, पर क्या होता है इसमें अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो हैं, जैसे ये Na प्लस और Cl माइनस, ये इस तरीके से आपस में कंबाइन होकर एग्जिस्ट करता है। अब जैसे हमने NaCl का देखा, एक बार हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका होता है 12। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये यहाँ से निकल जाएं, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। 28 से ये स्टेबल हो जाएगा और इससे क्या ये फॉर्म कर लेगा, Mg+2 मैग्नीशियम आयन। तो रिएक्शन कैसे शो करेंगे, इसको ऐसा शो कर देंगे कि Mg क्या कर रहा है, Mg+2 फॉर्म कर रहा है और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जा रहे हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, अभी हमने क्लोरीन का पढ़ा था, क्लोरीन का डायरेक्ट हम लिख लेते हैं फाइनल। क्लोरीन क्या था, Cl था, एक इलेक्ट्रॉन ये इसमें ऐड हो रहा था, क्योंकि हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन था 287, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा था, तो ये क्या करता है, Cl माइनस फॉर्म कर लेता है। Cl माइनस हो रहा था 288। तो ये था आपका क्लोराइड आयन और ये था आपका मैग्नीशियम आयन यहाँ पर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जैसे लास्ट केस में NaCl कंबाइन होकर बन गया था, ठीक इसी तरह अब यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नहीं, यहाँ दो Cl आने चाहिए। तो इसी तरह आपका कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, MgCl2। MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर देते हैं। यह मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ ऊपर बताया है 282, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर क्या है आपका क्लोरीन, क्लोरीन हमने पढ़ा है क्या है, 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। एक और बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये 8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए 8 हो जाएगा। और मैग्नीशियम को क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाए। तो क्या करेगा मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, यानी कि ये फॉर्म कर लेगा ऐसे Mg+2। और साथ में जब क्लोरीन है आपके, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। और इसके तो 7 इलेक्ट्रॉन थे ही, और साथ में क्या आया, एक बाहर से मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन आ गया, और क्लोरीन 2 थे तो यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर देंगे। और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो Mg+2 आ गया। तो इस तरह से आपका जो MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मेशन ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। और नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ मेटल्स प्लस नॉन मेटल हो रहे थे कंबाइन। आपका मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन जो है नॉन मेटल है। अब हो क्या रहा था, जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जो नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, और इस तरह से जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था उसको हम कह रहे थे आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा था आयनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को शॉर्ट फॉर्म में CpDS, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट। और इससे आपको याद क्या करना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलके बन रहा है।
क्योंकि अपोजिटली चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट कैसे करेंगे, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड्स के साथ में क्या लिख रहती है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि बताइए, ये आपका जैसे हो गया AlCl3, तो इसमें पूछ लेगा आप बताइए पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, मतलब किस किस आयन से बना है। तो देखिए आपको पता है ये कैसे बना है, Al+3 से, एल्यूमिनियम आयन, और Cl- से। अब पॉजिटिवली नेगेटिवली ना कह के कई जगह पूछ सकता है किस कटायन और किस अनायन से बना है। तो याद रखिएगा कटायन मतलब होता है आपका पॉजिटिव चार्ज आयन, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो अनायन होता है, अनायन होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज आयन। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है MgCl2 दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा कटायन और कौन सा अनायन प्रेजेंट है, तो वहाँ कटायन एनायन में कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ मेन क्या पूछ रहा है आपसे, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया आयनिक कंपाउंड, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हम बेसिकली जो मेन मेन प्रॉपर्टीज होती है उसको देखेंगे। मेन प्रॉपर्टी जैसे आप क्या देख लेंगे, इसका फिजिकल नेचर के बारे में देख लेंगे। फिजिकल नेचर्स पढ़ने के बाद हम क्या देखेंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी देख लेंगे। देखिए जो जो हम कवर कर रहे हैं ना, ये सब बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो एनसीईआरटी है उसको वो बेस सिलेबस मानता है कि इतना तो बच्चे को आना ही चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा भी पूछता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी के बाहर से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पर आपको मिनिमम एनसीईआरटी तो प्रिपेयर होना ही चाहिए। जितना एनसीईआरटी में मेंशन है उतना तो आपको मिनिमम आना ही चाहिए। अब इस सॉल्युबिलिटी के बाद एक लास्ट पॉइंट देख लेंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या करते हैं, ये जो चार पॉइंट है इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें फिजिकल नेचर के बारे में। फिजिकल नेचर क्या कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो फिजिकल नेचर होता है यूजुअली वो सॉलिड होता है, और वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अभी लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था कैसा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रहता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो उसमें यही कह रहा है कि दे आर समवॉट हार्ड। वो क्या होते हैं, ज़्यादातर हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि इसमें अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल रहते हैं। क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव पार्ट रहता है, एक नेगेटिव पार्ट रहता है। तो इसमें देखिए यही मेंशन कर रहा है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर देखिए क्या कह रहा है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ज्यादातर ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि अगर इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ये प्रेशर अप्लाई करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर पीसेज में ब्रेक हो जाएंगे, यानी ये टूट जाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक टेबल भी दिखाऊंगा जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होता है। अब देखिए रीज़न क्या क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये क्या है, रीज़न ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। किस लिए एनर्जी चाहिए, ब्रेक करने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमको क्या करना है, मेल्टिंग बॉइलिंग में क्या होता है, बेसिकली जो बॉन्ड बनता है ना, जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको ब्रेक करना होता है। अब यहाँ पर जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए हमको ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स का, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब एक बार इसका टेबल भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। देखिए जो NaCl है आपका, यानी सोडियम क्लोराइड, ये आपका आयनिक कंपाउंड आपको पता है किससे बना है, ये Na+ और Cl- से। इस तरह LiCl होता है लिथियम क्लोराइड, ये बना है Li+ Cl-। CaCl2 क्या होता है, Ca++ कैल्शियम आयन और Cl- क्लोराइड आयन। CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये बनता है Ca+2 से और O+- से। MgCl2 का अभी हम लोग लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किए थे पहले, क्या होता है इसमें Mg++ होता है और Cl- होता है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि जो NaCl है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1074 केल्विन। ये देखिए यूनिट का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है दोनों आपको केल्विन स्केल में मेंशन किया है। अब केल्विन स्केल का अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो जो आपका वाटर है वो
373 केल्विन पर बॉयल होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस आपका होता है 373 केल्विन। अब सेल्सियस और केल्विन में एक रिलेशन होता है, वो भी देख लेते हैं। जो आपका सेल्सियस होता है वो होता है K माइनस 273, ये होता है रिलेशन सेल्सियस डिग्री और केल्विन स्केल में। यानी अगर सेल्सियस आपका 100 डिग्री है और केल्विन पूछे कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन बताना हुआ, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 100 प्लस 273, तो वही आ जाएगा 100 प्लस 273 क्या आ गया 373, यही मेंशन किए। तो ये था आपका मोटा मोटा आइडिया लगाने का कि कितना सेल्सियस कितना केल्विन के अप्रॉक्स होता है। तो देखिए NaCl का होता है 1074, LiCl 887, CaCl2 1045। मतलब ये आपको डेटा नहीं याद रखना है, बस देखना है कि ये कितना ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का देखिए 1686, 1600, 1900, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 3120, और ये 1685। तो डेटा नहीं याद करना है, बस इतना देखना है आपको कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे आयनिक कंपाउंड है इसका कितना ज़्यादा है। और ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसका मतलब जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? आपके आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। केरोसिन, पेट्रोल वगैरह में ये सब इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी वाटर में जनरली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बेसिकली आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होता है। आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा आयनिक कंपाउंड्स का, उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। उसमें आयंस कब प्रेजेंट होंगे? जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, यानी उसका जब हम सॉल्यूशन बना दे रहे हैं। तो अब देखिए जब उसमें आयंस प्रेजेंट है तो आयंस क्या क्या होंगे? आपके पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे, नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होंगे। अब जो पॉजिटिव वाला आयन है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा, क्योंकि अपोजिट में क्या होगा? आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? जो आपके नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, और जो हमारे पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ तक तो हमने बात कर लिया सॉल्यूशन का, पर अगर ये सॉलिड स्टेट में है, क्या कह रहा है? आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में है मतलब मॉल्टेन या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में है तो जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा सॉलिड है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड होता है, रिजिड माने बहुत हार्ड होता है, जिसकी वजह से आयंस जो है मूव नहीं कर पाएंगे, और आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपका कंडक्ट नहीं होगा। फिर देखिए अभी जो हमने मॉल्टन वाला बात किया उसको मेंशन करा पॉइंट, बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उसको जब सॉल्यूशन में मिला रहे हैं, यानी जब वाटर से मिला रहे हैं, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और साथ में जो मॉल्टन स्टेट है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा हमारा आयनिक कंपाउंड्स। अब देखिए मन में आ रहा होगा कि मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट क्यों करता है। तो बेसिकली देखिए क्या होता है, जैसे ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया। अब इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमको अगर इसको ब्रेक करना है, ये बॉन्ड को कमजोर करना है, तो क्या होगा? हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। अब मॉल्टन स्टेट में क्या होगा? आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब वहाँ पर हीट एनर्जी मिलेगी। अब हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा? जो ये आपका बॉन्ड है ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा, यानी जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाएगा तो हमारे मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जब ये फ्री हो जाएंगे तो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेंगे। तो ये था आपका जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स का। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्वेश्चन है कि हमको ड्रॉ करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसका किसका? ऑक्सीजन का, सोडियम का और मैग्नीशियम का, यानी ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है।
तो देखिए पहले ऑक्सीजन का बनाते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, आपको पता है। 8 होने की वजह से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो होता है 2,6, यानी कि जो इसका वैलेंस शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे O बना देंगे, साथ में आउटर मोस्ट में है 6। तो हम जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एक बार हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं जहां हम लोग NaCl का देखे थे। तो सोडियम होता है 281, यानी ये एटॉमिक नंबर इसका होता है 11। तो देखिए आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको ऐसे बना देंगे, लिखेंगे Na मतलब सिंबल इसका, और एक इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से दिखा देंगे या तो डॉट से दिखा देंगे, किसी से भी। तो ऐसे डॉट दिखा दे रहे हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का। अब मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 282, यानी आउटर मोस्ट में क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, Mg लिख देंगे और 2 डॉट दिखा देंगे। 2 डॉट मतलब इसका वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसी में क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि हमको फॉर्मेशन दिखाना है दो कंपाउंड्स का। एक तो Na2O का कैसे ये फॉर्म होता है, और एक दिखाना है MgO का। तो चलिए पहले Na2O को सॉल्व करते हैं। Na2O में क्या है, आपका सोडियम आयन प्रेजेंट है और ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है। तो देखिए Na2O में Na हम कैसे दिखाएंगे, ये जो है स्ट्रक्चर यही कॉपी कर लेंगे, और बचा 2 Na2 है ना, तो 2 Na बना देंगे। अब साथ में क्या है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड का देखिए क्या होता है 2 6, आउटर मोस्ट में 6 हैं। तो ये O हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब देखिए ऑक्सीजन को हमको पता है क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो एक यहाँ से आ जाता है और एक यहाँ से आ जाता है। और सोडियम को क्या चाहिए कि जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज कर दे, यहाँ से दूसरे को दे दे। तो ये हो गया आपका Na2O का फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये Na+ था, यहाँ पर Na+ था, और ये ऑक्सीजन क्या हो गया, अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर ऑक्टेट इससे कंप्लीट हो गया, और ओवरऑल इस पर 2 नेगेटिव आयन आ गया। तो ये हो जाएगा आपका Na2O का फॉर्मेशन। या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई करना हो तो सिंपली आप बस क्या लिख देंगे, 2Na+, यानी 2 सोडियम आयन लगे हैं और साथ में O डबल-। ये हो गया आपका Na2O। अब देखते हैं इसी तरह MgO का। Mg भी देखिए यहाँ हमने बनाया है, ये है स्ट्रक्चर। तो देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं, Mg 2 डॉट और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये सेम कॉपी कर लेंगे। इसमें क्या है, आउटर मोस्ट में 6 है। तब देखिए क्या करेगा, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से जो MgO है यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, Mg++ लिख देंगे, और ऐसे ब्रैकेट में जैसे वहाँ साइड में बनाया था ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन दिखा के इस पे 2 नेगेटिव आयन, या फिर सिंपली MgO। ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन, कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो दोस्तों यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अकरेंस ऑफ मेटल्स में हम ये देखेंगे कि हमारे नेचर में मेटल्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, फिर हम उस फॉर्म से हम अपना मेटल जो हमको यूज़ करना है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे वहाँ से उसको निकालते हैं, कैसे उसकी रिफाइनिंग करते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।